हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जनरल टर्म, जिसको nth टर्म बोलते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो देखेंगे। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कुछ नंबर दिए हो तो उनका सम कैसे निकालते हैं हम वो देखेंगे, फॉर्मूला का डेरिवेशन, देन उससे रिलेटेड एप्लीकेशन। और हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर के रिवीजन से। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं इसको आई बटन में टैग कर दूंगा। आप सेटिंग में जाके आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो सर कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। ये हमने पढ़ा था सर। आप में से जिन लोगों ने लेक्चर किया हुआ है उनको पता है सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, या नहीं भी किया है किसी और टीचर से पढ़ा है तो उनको भी पता होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। सर बेसिकली ये एक सीरीज ऑफ नंबर्स होती है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होती है। जैसे कि सर A1, A2, A3, डॉट 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 AN। AN क्या रिप्रेजेंट करता है सर। सर AN डिनोट करता है कि सीरीज में जो एनवा टर्म है वो कौन सा है। मतलब ये एनवे टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सर ये पहले टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरे टर्म को रिप्रेजेंट करता है A2, A3 तीसरे टर्म को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह अगर सीरीज में 10 टर्म है तो AN क्या बताएगा, 8 10 को बताएगा, 10वें टर्म को बताएगा। मतलब एन, आप जितने नंबर ले लो। अब जैसे आपने एक सीरीज ले ली 2 3 4 5 6 7। अब आप इसको 100 तक खींच के ले जाना चाहते हो, मतलब आप इसमें 100 टर्म्स जोड़ना चाहते हो, तो एन क्या होगा। एन की वैल्यू सर, मतलब ये जो 100वां टर्म होगा वो, उसकी जो भी वैल्यू आएगी सर वो एन होगा। ठीक है, तो एन का मतलब क्या होता है, जहां एन लिखा होता है तो एन क्या बताता है, एन बताता है नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। ठीक है, जैसे ये पहला टर्म है, एन की जगह 1 रख दीजिए, ये पहला टर्म बताएगा। एन की जगह 2 रख दीजिए, ये दूसरा टर्म बताएगा। एन की जगह 3 रख दीजिए, ये तीसरा टर्म बताएगा। एन की जगह आप 100 रख दीजिए, ये 100वां टर्म बताएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। उसके बाद सर हमने क्या बताया था कि सर ये एक सीरीज ऑफ नंबर होती है जिसमें हर टर्म, जिसका हर टर्म अपने पिछले टर्म में एक कॉमन नंबर जोड़ने पर प्राप्त होता है। वो कॉमन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी इधर पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, और इट कैन बी ऑल्सो जीरो। ठीक है, जैसे आप मान लो ये एक सीक्वेंस हमने ली थी 2 5 8, ओके 11। तो अब इसमें बेटा 11 कैसे आपको मिल रहा है, 8 में +3 करने पे, 5 में +3 करने पे क्या मिल रहा है, 8। 2 में +3 करने पे क्या मिल रहा है, 5। लेकिन 2 कहां से आया ये आप नहीं बताओगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा तो बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए रहेंगे, जिसकी वजह से आप एक ही वैल्यू निकाल लोगे। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन निकल के आई थी सर, वो ये निकल के आई थी कि इट इज ए सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रेसीडिंग टर्म। मतलब कि हर नंबर अपने पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ के प्राप्त किया जा सकता है। उस फिक्स नंबर को क्या कहते थे सर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते थे सर उसको, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये क्या हो सकता था सर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब हर नंबर अपने पिछले नंबर में कुछ जोड़ के प्राप्त किया जा सकता है। ईच नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलिए सर, इसके बाद सर देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो कॉमन डिफरेंस के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई सीरीज लेते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई लेते हो, तो उसका हर टर्म अपने पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ के बना होता है। जैसे ये ले लो 6 9 12 15 18 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या निकल के आया बेटा, इसका मतलब देखो 18 किससे मिलके बना है, 15 में +3 जोड़ के। 12 कैसे बना है, 9 में +3 जोड़ के। 15 कैसे बना है, 12 में +3 जोड़ के। तो इनका कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस देखो सेम है ना, कॉमन है ना। आप बोलते हो ना कोई चीज को सेम या कॉमन, तो इनके बीच का डिफरेंस जो होता है सेम होता है, और इसीलिए हम उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। समझ में आई बात, यहां तक कोई दिक्कत सर। ठीक है, अब देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है A1 A2 A3 A4। ये क्या है सर, ये टर्म्स है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, A3 तीसरा टर्म है, A4 चौथा टर्म है, ये Kवां टर्म है, ये K+1वां टर्म है, और ये AN है। ठीक है, Nवां टर्म है।
जहां पे k की वैल्यू n-1 से छोटी है या n-1 के बराबर है। क्यों है सर, बताते हैं। तब d क्या होता है सर, ak+1 माइनस ak। इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं बेटा। डी निकालने के लिए अगर कोई सीक्वेंस दे दिया है, जैसे ये दे दिया सीक्वेंस, ये कोई नंबर होंगे 2 4 6 8 10 जो भी, ठीक है, एक सीक्वेंस आपको दे दिया और बोल दिया आपसे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये पहले से बोल दिया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सर आप कोई भी दो नंबर उठा लो, कोई भी दो नंबर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। समझ लो कि 2 6 10 14 18, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं क्योंकि काम है। 26 30 34 38, चलो अभी इतना रहने दो, ठीक है। अब देखो इसमें टर्म्स कितने हो गए बेटा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं कि ये एपी है, तो आपको पता है सर कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए इनका कॉमन डिफरेंस हर टर्म में सेम रहेगा। मतलब कि इनके इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब A2 और A1 के बीच का जो डिफरेंस होगा, वही सर A3 और A2 के बीच में होगा, A3 और A4 के बीच में होगा, A5 A4 के बीच में होगा, A6 A5 के बीच में होगा। मतलब कोई भी दो टर्म उठा लो लगातार, कोई भी लगातार दो टर्म उठा रहे हो, जैसे आप चौथा टर्म उठा रहे हो तो उसके साथ पांचवा टर्म उठाओ या तीसरा टर्म उठाओ, ठीक है। तो आप पाओगे कि उनका डिफरेंस सेम है। चलो सर हम A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं तो क्या निकल के आ रहा है सर, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है सर। चलो सर हम A7 माइनस A6 करते हैं, A7 माइनस A6 क्या निकल के आया सर, 26 माइनस 22, इसकी वैल्यू क्या हो गई सर, 4। सर हम A9 और A8 करते हैं, A9 माइनस A8 क्या निकल के आया सर, 34 माइनस 30 इज इक्वल टू 4। A10 माइनस A9 क्या निकल के आया सर, 38 माइनस 34 इज इक्वल टू 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी दो कंटिन्यूअस टर्म हम उठा रहे हैं तो उनके बीच का डिफरेंस सेम है। इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हमने सर इसको डी को ये क्यों लिखा, डी इज इक्वल टू ए के प्लस वन माइनस ए के। हम इसको ये भी लिख सकते थे, डी ए एन प्लस वन माइनस ए एन। लेकिन हम n प्लस वन लिखते तो आपको कंफ्यूजन ये हो जाता कि सर nवा टर्म, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर n है इसका आपको कई जगह यूज मिलेगा, इसीलिए हम इस टर्म को यूज नहीं करते। अब k की वैल्यू सर हमने क्या लिखी थी, k की वैल्यू n-1 से कम होगी या बराबर होगी, इसका मतलब समझ लो। देखो बेटा इस सीरीज में आपको पता है टोटल कितने टर्म्स हैं, n इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो आप क्या कह रहा है सर, के जो है, जैसे आपको डी निकालना है किसी भी दो टर्म का, तो आप क्या लिखते हैं, ए के प्लस वन माइनस ए के। इसका महत्व तो समझते हो बेटा, इसका मतलब यह है कि आप के की वैल्यू 10-1 यानी के की वैल्यू आप 9 से ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों सर, जब आप के की वैल्यू 9 रखेंगे, के की वैल्यू 9 रख रहे हैं क्योंकि हमने n क्या लिया, 10, तो 10-1 मतलब के की वैल्यू 9 से छोटी है या 9 के बराबर है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 हो सकती है। हमने 9 ले लिया, A9। तो यहां सर क्या आएगा, 9 + 1 10। तो यानी कि ये सीरीज के आखिरी दो नंबर हो गए, समझे। अगर हम यहाँ पे k को n लिख देते, k इज लेस देन और इक्वल टू n, तो इसका मतलब होता कि ये जो नंबर k है, ये जो 10 है इसके बराबर हो सकता है। तो अब हम क्या लिखते, यहाँ पे A11 माइनस A10 गलत हो जाता ना, हमारी सीरीज में टोटल टर्म्स ही कितने हैं, 10, इसीलिए ये ऐसे लिखा गया है। ठीक है सर, तो समझ में आया। एक का मतलब होता है कि कोई भी रैंडम नंबर उठा लो, एक से लेके जो भी आपका टर्म है, फाइनल टर्म, मतलब आपके पास 10, अगर सीरीज में 10 टर्म है तो ये के की वैल्यू 1 से लेके 9 तक आप रेंज करा सकते हो, ठीक है ये चीज। चलो सर अब आगे चलते हैं। तो डी की मतलब ये काम था, इसके अलावा आपको बेसिक्स जानने हैं तो आप पहला लेक्चर देख सकते हो। इसके बाद देखो सर nth टर्म क्या आता है। अब देखो बेटा आपको पहले ही बता दिया गया कि a1 a2 a3 डॉट 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 an माइनस वन an। इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो भी है ये सिर्फ नोटेशन है। n की वैल्यू अगर 10 रखोगे, a9 की वैल्यू 9 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 50 रखोगे, ये 49वां टर्म हो जाएगा। a50 का मतलब 50वां टर्म, तो 50-1 49, a 49th टर्म, समझे, बस वही है। तो मान लो कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और डी इसका कॉमन डिफरेंस है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस होगा ही होगा।
बिल्कुल सर। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं सर? कोई भी कंटिन्यूअस दो टर्म ले लो, उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। ठीक है, a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 के, बराबर होगा a4 माइनस a3 के, डॉट डॉट डॉट, बराबर होगा an माइनस 1। ठीक है, मतलब कि आखिरी दोनों टर्म के बीच का भी डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? आखिरी टर्म क्या है? an, उसमें से आखिरी से पहले वाला टर्म an माइनस 1, उसका भी डिफरेंस क्या आएगा? d। ठीक है, समझ में आया? तब क्या होगा बेटा? तब हम बेटा, आपको पता है ना, a1 को हम कैसे लिख सकते हैं? a2 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस डी। a3 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 2d। a4 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 3d। a5 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 4d। तो आपको एक चीज दिख रहा है बेटा, a1 इज इक्वल टू a, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस 0d, 0 डी लिख सकते हो। और इसको आप ये नहीं लिख सकते, a प्लस 1 - 1d, लिख सकते हो ना? बिल्कुल। इसी तरह a प्लस डी को आप ये नहीं लिख सकते, a प्लस 2 - 1d, यानी कि जो दूसरा टर्म है वो किसके बराबर है? a प्लस 2 - 1d। तीसरा टर्म किसके बराबर आ गया सर? a प्लस 3 - 1d। चौथा टर्म किसके बराबर आ गया सर? a प्लस 4 - 1d। पहले के लिए एक कम हो गया, दूसरे के लिए एक कम हो गया, तीसरे के लिए एक कम हो गया, चौथे के लिए एक कम हो गया। तो ए एन के लिए क्या हो जाएगा? ए एन के लिए भी हो जाएगा a प्लस n - 1d। समझे बेटा? ये चीज समझ में आई? और इसी को हम nth टर्म कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। nवां टर्म, जैसे आपसे बोल दिया कि 10वां टर्म निकालो, 10वां टर्म, तो आपको n की वैल्यू क्या मिल गई बेटा? कि 10 रखनी है। n की वैल्यू 10 रखनी है, आपको d दे देगा, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन रहेगा, और आपको पहले टर्म की वैल्यू भी दी रहेगी a। तो आप आराम से फॉर्मूले में पुट करके निकाल लोगे ना? बस वही चीज करनी है सर। इसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है बेटा? देखो, इसके बाद आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है बेटा, अभी तक जैसे आपके पास ये था कि a1 a2 a3 डॉट 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 an माइनस 1 an, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका कॉमन डिफरेंस d है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n। लास्ट टर्म an है, मतलब n टर्म्स हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि इनका जोड़ क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला ये होता है Sn, मतलब कि सम ऑफ n टर्म्स। Sn का मतलब होता है, s का मतलब होता है सम ऑफ, इसका मतलब होता है n टर्म्स, इज इक्वल टू n/2, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, 50 टर्म होंगे तो यहाँ 50 वैल्यू लिखाएगी। ठीक है, n/2 प्लस 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप याद करेंगे, ये आप बिल्कुल याद करेंगे। अब मैं आपको इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू लेके चलता हूं। जैसे बेटा मान लो आपके पास 6 टर्म्स हैं, ठीक है, सपोज करो 6 टर्म्स हैं, a1 a2 a3 a4 a5 a6। ठीक है, और इन सब का कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस, ये सी डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, डी है। और इसमें टोटल एन की वैल्यू क्या है बेटा? 6, टोटल 6 टर्म्स है। ठीक है, तो बेटा आप क्या लिख सकते हो? देखो, a1 तो a1 ही रहेगा, a2 क्या हो जाएगा? a1 प्लस डी हो जाएगा, a3 क्या हो जाएगा बेटा? a1 प्लस 2d हो जाएगा ना? बिल्कुल। a4 क्या हो जाएगा? a1 प्लस 3d। जोड़ के देख लो, ये सारी बेसिक चीजें आपको मैंने पहले लेक्चर में बताई हुई है, तो अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पहला लेक्चर देख के आइए। a प्लस 4d, ये 5वें टर्म के लिए हो गया। इसके बाद 6वें टर्म के लिए a प्लस 5d। अब सपोज करो कि आपको इन 6 टर्म का सम निकालना है और आपको 6 टर्म्स की वैल्यू पता है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6। अगर आपको ये पार्ट आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट ये फाउंडेशन बनाना जरूरी है, फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाएगा। अब इसकी वैल्यू सर रख देते हैं, चलो। a1 की वैल्यू सर क्या है? a। सर a2 की वैल्यू क्या है? a प्लस डी, या a1 प्लस डी, उसको आप अपने हिसाब से a1 भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, बात तो वही है, पहला टर्म है, मतलब मैं a ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ a1 था, यहाँ a क्यों आ गया, दोनों का मतलब सेम है, पहला टर्म। ठीक है, मैं ज्यादातर a ही यूज करता हूँ, a1 मैं यूज नहीं करता, वो आपको समझाने के लिए लिख दिया था, मेरी हैबिट नहीं है। ये तीसरा टर्म हो गया सर, ये सर हो गया चौथा टर्म, ये सर हो गया 5वां टर्म, और ये लास्ट क्या हो गया सर? छठा टर्म। ठीक है, अब सर जरा ब्रैकेट ओपन करिए तो क्या मिलेगा? ए ए ए ए
ए 6 टाइम्स ए है, 6 बार ए है, तो यहां पे हम 6 ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखो डी प्लस 2 डी 3 डी प्लस 3 डी 6 डी प्लस 4 डी 10 डी प्लस 5 डी 15 डी हो गया, 15 डी। ये आ गया इसका सम, यही चल रहा है बेटा, ठीक है, यही चल रहा है, हम इसी का सम निकाल रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, S6 लिख सकते हैं, मतलब कि सम ऑफ 6 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई है, S6, ठीक है। अब बेटा बताओ इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल बेटा 3 ले सकते हैं, तो यहां क्या आ गया, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू S6। अब बेटा 3 को हम 6/2 लिख सकते हैं ना, 6/2, और ये 2a है, और बेटा हम 5 को 6 - 1 लिख सकते हैं, 6 - 1d इज इक्वल टू S6। S6 के लिए बेटा फॉर्मूला क्या आ गया, 6 के फॉर्म में, देखो 6/2 इंटू 2a प्लस 6 - 1 इंटू डी। इसी तरीके से अगर बेटा S7 रहता तो क्या आता, 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। इसी तरीके से अगर S10 रहता तो क्या आता, 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी। और इसी तरह जब Sn टर्म्स रहते हैं तो क्या आता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद जो भी आपके सिलेबस की बारीकी होगी, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, वो हम लोग न्यूमेरिकल करते करते समझ लेंगे, ठीक है सर। तो आइए एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करते हैं। अभी अर्थमेटिक मीन बचा है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा मैं बता दूंगा, और सम ऑफ 4 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो उसके लिए जो शॉर्टकट्स यूज होते हैं वो जैसे जैसे न्यूमेरिकल में आते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको बताते जाऊंगा, उसको अलग से मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन लास्ट में जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा क्लास 10th का, तो मैं इसका रिवीजन लेक्चर लेके आऊंगा, तो वहां पे मैं सारी ट्रिक्स को मेंशन करूंगा जो आप बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हो, और उसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर चेक कर सकते हो। लिखना तो आपको इसी फॉर्म में पड़ेगा, बट एटलीस्ट यू कैन चेक योर आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। देखिए सर, ये आपके पास एक्सरसाइज 5.2 दी हुई है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए का मतलब क्या बता रहा है, ए पहला टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन मतलब एनवा टर्म है, ठीक है, एनवा टर्म, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें कुछ कुछ दिया है, कुछ कुछ मिसिंग है, किसी में एन मिसिंग है, किसी में ए एन मिसिंग है, किसी में डी मिसिंग है, किसी में ए मिसिंग है, तो हमें ये सवाल करनी है। तो ये उसकी पहली सवाल है, ये उसकी दूसरी सवाल है, ये तीसरी सवाल है, ये चौथी है, और ये पांचवी है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं पहली सवाल से। पहली सवाल में सर, अब मेरे पास बुक है सर, तो आप यहां से अपनी बुक ओपन कर लेना, एक्सरसाइज 5.2। तो हम लोग चलते हैं सवाल सॉल्व करने, ठीक है सर। तो सर ये फर्स्ट का फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो बेटा आपको क्या क्या गिवन है, ए दिया हुआ है मतलब फर्स्ट टर्म, देखो 7 दिया हुआ है, डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है बेटा 3 दिया हुआ है, एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो ए एन की वैल्यू पूछा है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपको सर ए एन का फॉर्मूला क्या पता है, ए एन आपको निकालना है। ए एन क्या होता है सर, ए एन होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए सर, ए एन यही रहेगा, ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 8 है, तो 8 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है इंटू 3, ठीक है। ये क्या हो गया 7 प्लस 7 इंटू 3, ये 7 हो जाएगा, 8 - 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा, यहां से 21 आ जाएगा, यहां से 7 आ जाएगा, 7 प्लस 21, तो यहां से ए एन की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा 28, ठीक है बेटा। सेकेंड पार्ट में देखो क्या आएगा, सेकेंड पार्ट में बेटा आपको क्या दिया है, ए दिया हुआ है -18, ठीक है बेटा, और आपको डी जो है वो नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आपको एन दिया हुआ है 10, ठीक है, और आपको ए एन दिया हुआ है 0, मतलब आपका nth टर्म जो है 0 है। फिर भी सर हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है बेटा 0, ए की वैल्यू क्या है बेटा -18, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस n-1, एन की वैल्यू क्या है बेटा 10, तो यहां 10 पुट करेंगे, और 10 - 1 क्या हो जाएगा 9 इंटू डी। डी की वैल्यू सर हमको नहीं पता है, अब ये 0 है, ये -18 है, इसको इस साइड लेते आइए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9 डी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई सर, डी की वैल्यू आ गई 2, डी की वैल्यू +2 आई है, ठीक है सर। तो डी की वैल्यू आ गई सर आपको +2।
समझ में आ रहा है? चलिए सर आगे चलते हैं। 1 का सर थर्ड पार्ट, ठीक है सर। इसमें आपको क्या दिया हुआ है सर? इसमें आपको ए गायब है, ए आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद सर आपको डी दिया हुआ है -3, कोई बात नहीं। उसके बाद सर आपको एन दिया हुआ है 18 और सर आपको ए एन दिया हुआ है -5। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल सवाल है। वी नो द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म, nth टर्म, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है सर। तो अब आपके पास देखिए बेटा, ए एन की वैल्यू क्या है? -5, पुट कर दीजिए। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो इसको ए ही रहने दीजिए। उसके बाद बेटा एन की वैल्यू क्या है? 18, 18, तो 18 -1 को क्या लिखेंगे बेटा हम? 17, 17 इंटू डी की वैल्यू क्या है बेटा? -3, कोई दिक्कत नहीं है। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू 3 कितना होता है? 51, और माइनस का साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा? -51, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब यहां से क्या निकल के आ गया? -5 इज इक्वल टू ए -51। इसका मतलब क्या निकल के आया बेटा? ए इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? -5 और साथ में ये प्लस का 51, -5 प्लस का 51, तो यहां से क्या निकल के आया? 46। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर निकल के आएगा। इसके बाद आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये है आपका अगला क्वेश्चन, 1 का फोर्थ पार्ट। चलिए सर देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें सर देखिए आपको ए क्या दिया हुआ है? -18.9, कोई बात नहीं। इसके बाद फिर सर आपको कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया है? डी दे दिया है आपको 2.5। आपको एन सर निकालना है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको ए एन क्या दिया हुआ है? ए एन आपको दिया हुआ है 3.6। देखो ये सारे क्वेश्चन में एक चीज सिमिलर है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का जो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, उसमें ये तीन चीजें दे रहे हैं और एक चीज को मिसिंग करा दे रहे हैं, तो फिर से हम वही फॉर्मूला पुट करेंगे। अगेन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो सर ए एन अपने को पता है 3.6 है, ओके सर। ए की वैल्यू सर 18.9 है माइनस की, देन सर आपको एन की वैल्यू नहीं पता, सो हम उसको एन ही रहने दे रहे हैं, एन माइनस वन इंटू 2.5, ये आपका डी की वैल्यू है। अब आपको कुछ नहीं करना है सर, सबसे पहले तो आपको 3.6 प्लस 18.9 कर देना है। क्यों कर देना है सर? ये माइनस साइन के साथ है, इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन बन जाएगा। देन इधर क्या बचेगा सर आपके पास? इधर आपके पास बचेगा, इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 एन माइनस 2.5, ओके। बिल्कुल आसान है बेटा, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा 22.5 इज इक्वल टू 2.5 एन माइनस 2.5। सर 2.5 को भी इधर लेते आओ, ऐड हो जाएगा, ऐड होके क्या बनाएगा? 25 इज इक्वल टू 2.5 एन। अब तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 25 डिवाइडेड बाई 2.5 क्या बनेगा बेटा? एन इज इक्वल टू 10। यानी कि आपकी ये जो दी हुई सीरीज है, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? आपके पास 10 टर्म्स हैं, ठीक है। चलो, या ए एन की जो वैल्यू है, ये जो 3.6 है, 10वां टर्म है, ओके। चलिए सर आगे चलते हैं। ये है सर 1 का फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें सर आपको क्या दिया हुआ है? इसमें सर आपको ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू आपको 3.5 दी हुई है सर। इसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस डी है ये 0 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 105 है। तो आपसे पूछ रहा है सर इसका nth टर्म क्या है, ए एन की वैल्यू क्या होगी, यानी कि nth टर्म क्या होगा। देखो इसका जवाब आप डायरेक्ट दे सकते हो, मतलब सवाल तो मैं कराऊंगा ही, बट ये देख लो कॉमन डिफरेंस 0 है, तो 3.5 में आप 0 को 100 टाइम्स भी जोड़ोगे तो वो 3.5 ही आएगा। तो इसका आंसर तो आपने 3.5 ही आना है, बट कैसे आना है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सर वी हैव ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो व्हाट वी कैन गेट, ए एन हमें फाइंड करना है सर। सो वी हैव ए इज इक्वल टू 3.5, देन एन की वैल्यू है 105, तो 105 माइनस वन 104 इंटू सर डी की वैल्यू है 0। तो किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0 अगेन, तो 3.5 प्लस 0, सो वी हैव ए एन इज इक्वल टू 3.5 एंड इट इज द आंसर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। इसके बाद आइए सर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सर सेकंड जो है, इसके दो पार्ट्स हैं। कह रहा है सर 30th टर्म ऑफ एपी ये, ठीक है। तो सर आपके पास एक एपी दी हुई है, ठीक है। सॉल्यूशन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है।
आपके पास एक एपी दी हुई है। अब ये एपी है, इसमें पहले से इन्होंने बोल दिया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको डी फाइंड करने के लिए उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। हम डी को कैसे वेरीफाई करते थे सर? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। लेकिन हमें यहाँ ये करने की जरूरत नहीं है, हम या तो ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं, क्योंकि पहले से दिया हुआ है कि एपी है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस ही होगा। तो सबसे पहले सर आपके पास जो प्रोग्रेशन दी हुई है आप उसको लिख लो, 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है सर, तो इसका डी क्या आ जाएगा सर? इसका डी आ जाएगा A2 माइनस A1 से निकाल लीजिए, A2 माइनस A1, तो क्या आ रहा है 7 माइनस 10, तो डी की वैल्यू क्या आ गई सर? -3। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ क्या रहा है सर? 38 टर्म, आपके पास ए की वैल्यू पता है 10, और 30वां टर्म निकालना है, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई 30। अब इसके बाद आपको कुछ करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे वैल्यू पुट करनी है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है सर, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ए एन यही रहने दो, ए की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 30 है, 30 माइनस वन 29 इंटू माइनस का 3। आ गया बेटा? तो ए एन की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 10 प्लस, यहां से बेटा आपको क्या मिलेगा माइनस का 87। ठीक है, माइनस का 87। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो आपको क्या मिलेगा? ए एन इज इक्वल टू 10 माइनस 87, विच इंप्लॉइज दैट ए एन इज इक्वल टू -77। ठीक है सर, चलिए सर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 2 का सेकंड पार्ट है सर। इसमें आपसे क्या बोल रहा है सर? आपको 11 टर्म निकालना है, आपको एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है। वो प्रोग्रेशन क्या है सर? -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है सर, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, तो इसका डी पहले आप निकाल लीजिए। सर डी कैसे निकालेंगे? ये A2 टर्म है, A2 की वैल्यू क्या है? -1/2, और A1 की वैल्यू क्या है सर? A1 की वैल्यू है -3। A2 माइनस A1 होता है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, -1/2 प्लस 3। एलसीएम ले लीजिए सर, एलसीएम लेके आपको क्या मिल जाएगा? 2 -1 प्लस 6 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 5/2। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? डी की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2। अब आपके पास ए की वैल्यू बेटा दी हुई है -3, और आपको 11 टर्म फाइंड करना है, दैट इज की एन की वैल्यू आपको 11 पुट करनी है। तो अब आपके पास फिर से आपका फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है सर, ए एन की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू -3 और एन माइनस वन, एन की वैल्यू 11 है ना बेटा, 11 इंटू, अरे सॉरी 11 माइनस वन, यहाँ क्या हो जाएगा 10, 10 इंटू 5/2 डी की वैल्यू। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल कैलकुलेशन है, -3। अब देखो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 10 कटेगा, 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5 25। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई? 22 आ गई, यानी कि 11 की वैल्यू, A11 की वैल्यू क्या है बेटा? 22। लास्ट सवाल में भी ये जो ए एन है ये क्या है? ए 30th टर्म है, ए 30 की वैल्यू है बेटा, वो एन की वैल्यू मैं पुट करना भूल गया था, तो ये A30 की वैल्यू है। ठीक है, जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे, ये जनरल फॉर्मूला है, जैसे ही आप यहाँ 30 पुट करेंगे तो आप यहाँ पे आप 30 लिखेंगे। वो मैंने राइटिंग में मिस्टेक कर दिया है, तो आप उसको सही कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट हैं। इसमें दिया हुआ है कि सर ये जितनी भी सीक्वेंस मैंने दी है, मतलब क्वेश्चन में जितनी भी दी हुई है, ये सारी एपी में ऑलरेडी है, तो आपको मिसिंग टर्म्स जो बॉक्स में है वो फिल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए सर, पहला क्वेश्चन में क्या है सर? पहले क्वेश्चन में दिया है 2, फिर A2 मिसिंग है, इसके बाद A2 जो है वो मिसिंग है, इसके बाद A3 जो है 26 है। यहां से सर आपको क्या मिला? A1 क्या मिल गया है? 2। A2 क्या है? अननोन है सर। और A3 क्या है सर? A3 है 26। ठीक है बेटा, अब इसको करने का बहुत एक सिंपल सा तरीका है बेटा। आपको पता है A2 क्या होता है बेटा? A2 होता है A1 प्लस डी होता है। A3 क्या होता है? A3 होता है A1 प्लस 2D। तो सर A3 की वैल्यू क्या दी हुई है? 26, और A की वैल्यू क्या दी हुई है? 2। ठीक है, प्लस आपको ये क्या दिया हुआ? 2D, तो 2D को आप 2D रहने दीजिए, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 24। 24 इज इक्वल टू 2D, तो D की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 12 आ गई, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जब D की वैल्यू 12 मिल गई तो आपको पता है A2 क्या है? A1 प्लस डी है। A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है A1 प्लस डी। तो सर A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 आपके पास सर 2 है, D की वैल्यू क्या है? 12 है, क्या आ गया? 14।
A2। अब आंसर चेक कर लो, इसमें फिर 12 जोड़ोगे 26 आ जाएगा, मतलब ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसका जो सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बेटा, वो आप आगे देखो। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है बेटा, A1 मिसिंग है, A2 दिया हुआ है, A3 है, A4 है। ठीक है, ये 4 टर्म की सीरीज है जिसमें A1 आपके पास गायब है, A2 आपको 13 दिया हुआ है, A3 आपके पास गायब है, और A4 आपको 3 दिया हुआ है। अब देखो बेटा, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला था ना कि कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको चलते चलते बताऊंगा क्वेश्चन के बीच में। देखो, ये सब कुछ वही है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो, एक नई चीज से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं जिसको आप पहले से जानते हैं। आपको पता है बेटा, A1 को A1 लिखते हैं, A2 को हम A1 प्लस डी लिखते हैं। ठीक है, A3 को हम क्या लिखते हैं, A1 प्लस 2D, और A4 को हम क्या लिखते हैं, A1 प्लस 3D। ये तो हो गया A1 के फॉर्म में। लेकिन अगर A1 ना दिया हो बेटा, तब देखो, आपको पता है ना बेटा कि अगर ये AP में है तो A3 माइनस A2 क्या होगा, D होगा। तो क्या हम A3 को नहीं लिख सकते हैं बेटा ऐसे, A2 प्लस D लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है कि आप किसी भी टर्म को उसके प्रेसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ के ऑब्टेन कर सकते हो। तो हमारे पास सिर्फ A2 और A4 है, हमें A1 और A3 को लिखना ही नहीं है, हमें उनको जो दिए हुए वेरिएबल्स हैं उनके फॉर्म में लिख देना है। अब जैसे देखो, आपको A3 लिखना है ना बेटा, तो आप A3 को A2 प्लस डी लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। A1 प्लस 2D का मतलब क्या है, A1 प्लस 2D का मतलब है A1 प्लस डी प्लस डी। और A1 प्लस डी की वैल्यू क्या होती है सर, इसको बोलते हैं A2। तो A2 प्लस डी भी लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D को A2 प्लस डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, A3 और A2 के बीच का डिफरेंस D है, तो A3 को हम A2 प्लस डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म है। अब जैसे ये A4 है ना बेटा, A4, तो आप A4 को लिख सकते हो A3 प्लस डी, आप इसको A2 प्लस 2D भी लिख सकते हो, आप इसको A1 प्लस 3D भी लिख सकते हो। ये सारे इसके फॉर्म है। ठीक है, हम जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। अब इसमें देखो कुछ भी गलत नहीं है। आप A3 की वैल्यू रखो A2 के फॉर्म में, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी रखोगे तो क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी प्लस डी, यानी A2 प्लस 2D। फिर A2 की वैल्यू रख दो बेटा A1 प्लस डी, A1 प्लस डी प्लस 2D, यानी A1 प्लस 3D। तो आपको समझ में आया कि हम किसी भी टर्म को किसी भी और टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, अब चलते हैं सवाल पे। अब देखो बेटा, सवाल क्या है आपका, A1, उसके बाद फिर 13, उसके बाद फिर A3, उसके बाद फिर 3। तो हमें पता क्या है बेटा, हमको A2 पता है 13, और हमें क्या पता है बेटा, A4 पता है 3। कोई दिक्कत नहीं है। तो A4 को बेटा हम लिख दे रहे हैं A2 प्लस 2D। कैसे आया आपको पता है, नहीं पता है मैं एक बार फिर से यहां लिख दे रहा हूं। We know that A4 is equal to A3 plus D, but we also know that A3 is A2 plus 2D and it is plus D. So it can be written as A2 plus 2D। ठीक है, ठीक है, चलो, A4 is equal to A2 plus 2D। तो A4 की वैल्यू क्या है बेटा, 3, A2 की वैल्यू क्या है 13, और प्लस का क्या है 2D। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 माइनस 13 हो जाएगा, -10। ये बड़ा नंबर है, इधर आएगा माइनस होगा तो -10, और ये क्या आ गया, प्लस का 2D। ठीक है, 2 से आप कैंसिल करोगे 5 आएगा, D की वैल्यू क्या आ गई, -5। ठीक है सर, अब आप आराम से A1 और A3 की वैल्यू निकाल सकते हो। A1 और क्या दिया है बेटा आपको, A2। तो A2 माइनस A1 क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1 होता है D के बराबर, कॉमन डिफरेंस। तो A2 की वैल्यू 13 है, माइनस A1 इज इक्वल टू -5। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, A1 को इस साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और A2 को इस साइड ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू A1। A1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 18 आ गई। अब देखो साफ साफ दिख रहा है ना, 18 में 5 जोड़ा माइनस का तो 13 आ गया। अब यहां से भी आप निकाल सकते हो। A3 को सर अभी हमने लिखा है A2 प्लस डी, A2, A3 की वैल्यू क्या है, A2 प्लस डी। ठीक है सर, A3 हमें चाहिए, A2 की वैल्यू क्या है 13 है, D की वैल्यू क्या है -5, तो बस रख दो।
8 आ गया A3 की वैल्यू। तो आपकी सीक्वेंस क्या बन गई बेटा, 18, 13, 8, 3। समझ में आई बात? ये आपकी सीक्वेंस बन गई। ओके सर, समझ में आ गया ना अच्छे से? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए सर आगे चलते हैं। ये बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 5, देन A2 मिसिंग है, देन A3 भी मिसिंग है, और इसके बाद A4 की वैल्यू दी गई है 9 होल 1/2 के। मतलब सर इसमें आपको क्या दे दिया गया है, इसमें आपको A1 की वैल्यू दे दी गई है और आपको A4 की वैल्यू दे दी गई है 9 होल 1/2। इसको हम 19/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपको पता है A4 की डिफिनीशन क्या होती है, A1 + 3D। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है सर, A4 की वैल्यू दी हुई है 19/2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 5 + 3D। यहां से जब आप उठाओगे इसको इस साइड ले आओगे तो क्या बनेगा, 19/2 - 5 इज इक्वल टू 3D। ठीक है सर, अब इसको आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, 10 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। ये क्या आ गया, 9/2, ये 19 - 10 हो जाएगा। ये आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, और 19 - 10 9/2 इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 3D आ गया। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, D की वैल्यू आ जाएगी 9/2, यहाँ का 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हो, D की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। अब तो आसान हो गया, A2 की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगी, A1 + D। ठीक है सर, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 3/2 है, निकाल दीजिए सर। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, आ गया 13/2। ये आ गया A2। A3 क्या हो जाएगा बेटा, A3 हो जाएगा A1 + 2D। कोई दिक्कत नहीं है, A1 की वैल्यू 5 है और 2 इंटू D की वैल्यू क्या है बेटा, 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 8। ठीक है, यही इसका आंसर आना था, तो इसका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 13/2, और A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 8। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है सर, ये सारे क्वेश्चन सब एक ही तरह है। देखो इसमें क्या कह रहा है, -4, देन A2 मतलब ब्लैंक रहेगा, A3 भी नहीं दिया हुआ है, A4 भी नहीं दिया हुआ है, और A5 भी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद डायरेक्ट दिया हुआ है A6, और A6 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, आपको 6 दी हुई है। यानी कि बेसिकली आपको क्या पता है, आपको A1 पता है -4, और आपको A6 पता है प्लस का 6। तो फिर वही फॉर्मूला, A6 इज इक्वल टू A1 + 5D। A6 6 -4 + 5D मिल गया। यहाँ से इधर ले आइए, ये हो गया 10, 6 + 4 10 इज इक्वल टू 5D। डिवाइड हो जाएगा, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, 2 आ गई। अब सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, A2 निकालना है, A2 निकाल लीजिए, A1 + D। A1 की वैल्यू -4, D की वैल्यू +2, क्या आया, -2। A2 की वैल्यू आ गई -2। A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, A1 + 2D। यानी कि यहाँ से आपको मिल गया -4, और यहाँ से आपको मिल गया 2 इंटू 2, तो आपको क्या मिल गया, -4 + 4। यानी कि बेटा A3 की वैल्यू क्या आ गई, A3 की वैल्यू आ गई 0। A4 निकालने के लिए बेटा आप A3 + D भी कर सकते हो डायरेक्ट, इससे आपको सिंपल हो जाएगा। लास्ट टर्म आपको पता है 0 आया था, अगला टर्म +2 हो जाएगा, मिला के A4 क्या आ गया, +2। A5 निकालना है बेटा, A5 को आप A1 + 4D करके भी निकाल सकते हो, या A4 + D करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले टर्म में D जोड़ने पे अगला टर्म मिल जाता है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है। तो A4 की वैल्यू रख दीजिए सर 2, D की वैल्यू रख दीजिए 2, तो A5 निकल के क्या आ जाएगा, 4। A5 निकल के आ गया 4। तो आपकी सीक्वेंस पूरी हो गई सर, -4 -2 0 2 4 6। ये आपकी बन गई प्रोग्रेशन। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ये भी बेटा बिल्कुल वैसे ही है। इसमें आपको पहला टर्म नहीं दिया हुआ है A1, दूसरा टर्म आपको दिया हुआ है 38, इसके बाद तीसरा चौथा और पांचवा टर्म नहीं दिया हुआ है A3 A4
A5 आपको नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक है, बॉक्सेस बने हुए हैं। इसके बाद छठवां टर्म है 22, तो बेटा इसमें आपको क्या दे दिया है, A2 की वैल्यू क्या है 38, ठीक है। A6 की वैल्यू क्या है -22, ठीक है। अब देखो A6 को आप क्या लिख सकते हो, A6 को आप लिख सकते हो A1 प्लस 5D, लिख सकते हो ना बेटा, ठीक है। इसको आप A1 प्लस D प्लस 4D भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर नहीं पड़ेगा। सर सही बात है सर, ब्रैकेट खोल दीजिए, A1 प्लस 5D है, लेकिन A1 प्लस D को बेटा हम क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। तो A6 क्या हो गया, A2 प्लस 4D। A6 की वैल्यू क्या है बेटा -22, A2 की वैल्यू क्या है बेटा 38, और यहां से क्या आया है प्लस का 4D आया है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको आप एक साइड लेते चले आइए न्यूमेरिकल वैल्यूज को, और जो वेरिएबल है उनको एक साइड रख दीजिए। तो 4D क्या हो जाएगा बेटा -22 -38, विच मीन्स -60, 4D की वैल्यू। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -15, 60 डिवाइडेड बाई 4 15 होता है, तो माइनस साइन के साथ D की वैल्यू ये आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं है सर, अब क्या दिक्कत है, A2 दिया हुआ है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D होता है बेटा, तो कुछ नहीं दिक्कत है, A2 माइनस D इज इक्वल टू A1 हो सकता है, साइड चेंज कर दो, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। A2 की वैल्यू क्या है 38, माइनस का साइन, और D की वैल्यू क्या है -15, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा 38 प्लस 15, ये आ गया A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू आ गई आपको 53, ठीक है सर। अब आपको A3 चाहिए, A3 क्या हो जाएगा A2 प्लस D, इसको आप A1 प्लस 2D करके भी निकाल सकते हो, बट कोई मतलब नहीं है, जब सिंपल कैलकुलेशन हो सकती है तो क्यों उसको जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स करना। A2 38 हो गया, D की वैल्यू क्या आ गया -15, -15 करो बेटा क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, A3। सिमिलरली A4 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, A3 प्लस D, बेसिकली 23 प्लस -15, ठीक है। A4 इज इक्वल टू 23 माइनस 15, तो यहां से क्या आ गया 8 आ गया A4। इसके बाद बेटा आपको A5 चाहिए, A5 को आप क्या लिख सकते हो A4 प्लस D, तो A5 की वैल्यू आपको चाहिए, A4 की वैल्यू 8 हो गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपको -15, यहां से ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा 8 -15, यानी कि A5 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, A5 की वैल्यू निकल के आ गई -7। अब आपकी सीक्वेंस पूरी हो गई, 53 38 23, इसके बाद 8, इसके बाद फिर -7, इसके बाद फिर -22, ये आपकी प्रोग्रेशन बन गई, ठीक है सर। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, आपको A1 दे दिया है 3, पहला टर्म A1 होता है, और ये एपी है, तो हमें कॉमन डिफरेंस को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो टर्म उठा लो, मान लो ये पहला टर्म है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A4 माइनस A3 कर देते हैं, क्या मिल जाएगा बेटा D, 18 माइनस 13 क्या मिल गया D, D की वैल्यू क्या आ गई 5, आ गई बेटा, चलो 5 यहाँ पे पुट कर दे, 5 पुट कर देते हैं, D की वैल्यू क्या आ गई 5, और आपको AN की वैल्यू दिया हुआ है 78, मतलब एक रैंडम टर्म है nth टर्म है, उसकी वैल्यू 78 है, तो आपको बताना है n की वैल्यू कितनी है, ठीक है सर। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू क्या है बेटा 78, इसके बाद a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 हो गई d की वैल्यू, ये क्या गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई 75 डिवाइडेड बाई 5, जहां से क्या आ जाएगा 15, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n क्या हो जाएगा 16, यानी कि 78 इज ए 16, ये 16वां टर्म है सीरीज का, ठीक है। आइए सर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सर बताइए कि ये जो गिवन एपी है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें क्या दे दिया है, इसमें आपको ए दे दिया है, मतलब A1 7, AN 205,
और डी की वैल्यू आप निकाल लोगे बेटा, 13 माइनस 7 कर दो, आ जाएगा 6। डी की वैल्यू 6 आ गई है, कोई दिक्कत नहीं सर। विच इम्प्लॉइज दैट ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप कुछ करना है इसमें बेटा, ये 205 है और ये सर 7 है और ये n माइनस 1 है और इसकी वैल्यू 6 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। क्या दिक्कत है, इसको इधर लेते आओ, माइनस हो जाएगा, माइनस होके क्या बनाएगा, 198 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। क्यों बेटा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे 6n माइनस 6, अब ये इधर चला आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 204 इज इक्वल टू 6n। अब यहां से आप निकाल लोगे n इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाई 6। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी 34। n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 34। ठीक है, तो इस सीरीज में टोटल कितने टर्म्स है बेटा, 34 टर्म्स हैं। इसके बाद अगला सवाल देख लो, ये भी सिमिलर है बेटा। a1 की वैल्यू क्या दे दिया है, 18। an की वैल्यू क्या दे दिया है, -47। इसके बाद d आपको निकालना है, a2 माइनस a1 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a2 क्या हो जाएगा बेटा, 15 होल 1/2 मीन्स 31/2, मल्टीप्लाई करोगे 31/2 माइनस 18, क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा ये 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स -5/2। डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -5/2। अब आपके पास बेटा क्या है, आपके पास a1 है। a1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, a1 की वैल्यू आपको दी गई है 18। आपको an की वैल्यू दी गई है -47। आपको d की वैल्यू दी गई है -5/2। अब n फाइंड आउट कर लोगे, चलो। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब इसमें तो कुछ नहीं करना है यार, एकदम सिंपल है। देखो, an की वैल्यू पुट कर दो, -47 यहां से आ गया, और a1 की वैल्यू क्या आ गई, 18 प्लस n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/2, ऐसे ही रहने दो। अभी आप 18 को इधर ले जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड निगेटिव हो जाएगा। -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा 65 माइनस का 65 इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 इंटू 5/2। मैंने ये वाला माइनस यहाँ लेके चलाया, माइनस से मल्टीप्लाई करना था, मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 65 क्या आ गया बेटा, 65 आ गया n माइनस 1 इंटू 5/2। यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये -5/2 है, तो इसको आप -5/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5/2 इंटू -1। तो ये 5/2 यहीं रह गया और -1 आगे चला आया। ठीक है, अब आप क्या करना है, आप इससे डिवाइड कर दो, ये 13 टाइम्स जाएगा, देन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो वी विल गेट n इज इक्वल टू 27। दैट्स इट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपकी इस वाली सीरीज में टोटल 27 टर्म्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852 और नॉट। आपको चेक करना है कि ये जो टर्म है ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है कि नहीं है, उसका एक टर्म है कि नहीं है। मतलब कि सर हम फॉर्मूला लगाएंगे, सपोज करो कि ये nth टर्म है, ठीक है। तो अगर n की कुछ इंटीग्रल वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब 1 2 3 4 5 6 100 200, तो ये उसका पार्ट होगा। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में निकल के आती है, मतलब ये उसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वी हैव द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा सर हमारे पास। और सर हमें दिया क्या गया है, a1 हमको दिया गया है, a या a1 इसको हम बोलते हैं 11। और सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए a2 माइनस a1 कर लो, कितना आ जाएगा, 8 माइनस 11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -3। तो सर डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ठीक है, और ए एन की वैल्यू सर हमें दी हुई है -150। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए पुट करते हैं, -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, डी की वैल्यू है।
माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 161 इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 इंटू 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 161 इज इक्वल टू 3n माइनस 1। यहां से ये आ गया बेटा। ओके, अब एक बात बताओ, अब हमारे पास दो चीजें हैं। हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए कि इसका आंसर हम निकाल लें अगर ये इंटीग्रल है तो। बेटा लेकिन एक बात बताओ, अगर हम 161 को 3 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी n माइनस 1 की। क्या ये डिवाइड होगा बेटा? नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। मीन्स कि इंटीग्रल नहीं होगा। लाइक कि अगर ये 162 होता तो आप इसको डिवाइड करते जब, तो ये आपको कट जाता और आपको देता 54। लेकिन ये जो वैल्यू है ये एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं देगी। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि वी कैन कंक्लूड दैट 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर की फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है आपको फाइंड करना है A31, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, और आपको दिया क्या हुआ है बेटा, आपको दिया हुआ है A11। A11 की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, A11 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 38 और आपको क्या दिया हुआ है A16 की वैल्यू आपको दी हुई है 73। तो कुछ नहीं करना है बेटा, पहले A16 को एक्सपेंड कर दो। A16 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो A प्लस 15D। और A11 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 10D लिख सकते हो ना। इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको कर दो इक्वेशन 2। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, जो इक्वेशन 1 है A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, A प्लस 10D प्लस 5D लिख सकते हैं ना A16 को। तो A16 की वैल्यू बेटा यहां से हम ये लिख सकते हैं A11 प्लस 5D। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर दो तो A16 माइनस A11 इज इक्वल टू 5D आ जाएगा। वो भी एक तरीका है, समझे। तो वो दूसरा तरीका है, वो अब नॉर्मली मैं वही यूज करूंगा। अभी आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बाकी बाद में मुझे करना होगा तो मैं डायरेक्ट ही करूंगा। जिनको समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, A16 माइनस A11, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 15D माइनस 10D 5D, आंसर वही आएगा। देखो वो रिजल्ट निकल के आएगा A16 माइनस A11 इज इक्वल टू 5D। ये जो मैंने स्टेप्स किए हैं आप इनको स्किप कर सकते हो बाय यूजिंग ये वाला रूल कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर दो। अब A16 की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा 73, A11 की वैल्यू कितनी है 38 और ये कितने के बराबर है 5D के। तो अब कुछ निकालना है क्या, अब सब्सट्रैक्ट कर दो आप। तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, यहां से आ जाएगा 5 आ गया और यहां से कितना आएगा 3। ठीक है, 35। तो आपके पास कितना आ गया 35 इज इक्वल टू 5D। तो D की वैल्यू निकल के क्या आ गई बेटा, D की वैल्यू निकल के आ गई 7। अब कोई भी एक इक्वेशन उठा लो और उसमें से A की वैल्यू निकाल लो। सपोज हम A11 लेके चल रहे हैं, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ये होगा A11 की वैल्यू 38 है तो A की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। प्लस हमारे पास क्या है 10 इंटू 17। ठीक है, अब यहां से ये बन गया 70 38 इज इक्वल टू A प्लस 70। तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा 38 माइनस 70। तो यहां से ये क्या निकल के आया -32। A की वैल्यू क्या आ गई -32। अब आपको चाहिए क्या,
A31, तो A31 के लिए आप पुट कर सकते हो A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू आपने -32 पुट कर दी और यहां से आपको क्या मिल गया 30 इंटू 7 डी की वैल्यू 31 माइनस 1 30 इंटू डी 7 ये 31 की वैल्यू। अब ये आपको क्या निकल के आएगा A31 इज इक्वल टू -32 प्लस 210 210 आ गया। अब A31 को जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 178। तो आपको क्या मिल गया बेटा, आपको A31 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सर इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, टोटल एन कितना हो गया 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, A3 इज इक्वल टू 12, ये सारी गिवन चीजें हैं। एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब A50 इज इक्वल टू 106। तो हमें बताना है A29। अब देखो पिछले वाले सवाल में मैंने जब किया था तो मैंने आपको बोला था कि आप डायरेक्ट वाला मेथड लगा सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी हैव A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, जहां पे A1 क्या है पहला टर्म है, और A50 क्या हो जाएगा बेटा, A50 हो जाएगा A1 प्लस 49D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे। तो क्या आ जाएगा A50 माइनस A3, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 49D माइनस 2D क्या आ जाएगा 47D, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब A50 की वैल्यू क्या है बेटा 106, और इसमें से आपको बेटा A3 की वैल्यू क्या मिल रही है 12, तो ये कितना आ गया 47D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47D इज इक्वल टू 94, तो D की वैल्यू निकल के आएगी 2। अब आपको 2 पता चल गया तो आप A की वैल्यू निकाल लोगे, बिल्कुल निकल जाएगी सर। A की वैल्यू निकालने के लिए आप D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, A3 क्या है 12 है, A1 क्या है निकालना है, और 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू 2 4, 12 माइनस 4 होगा कितना आएगा 8, A1 की वैल्यू क्या आ गई 8। अब आपको चाहिए क्या A29, A29 इज इक्वल टू A1 प्लस 29 माइनस 1D। ठीक है, A29 इज इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2, यानी कि यहां से क्या आ गया 8 प्लस 56, ये क्या आ गया A29। तो A29 की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा 64। ठीक है सर, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई, यही आपका आंसर है। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए सर इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। सेम केस है बेटा सब में, कोई भी रैंडम 2 टर्म दे देगा, उससे आपको सब्सट्रैक्ट करके डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर किसी इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू निकाल लोगे, जब ए और डी मिल गया तो ए एम तो निकल ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं गिवन क्या है, देख लेते हैं। गिवन दैट A3 is equal to 4, A9 is equal to -8। ठीक है, तो सर A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A9 is equal to A9 is equal to A1 plus 8D। A3 को हम क्या लिख सकते हैं A1 plus 2D। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे,
सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 में से हम 2 को घटा रहे हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो 2 को 1 में से घटा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना किसको किस में से घटा रहे हैं। यहाँ क्या आएगा, a9 माइनस a3 आ जाएगा, a1 में से a1 कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 2d क्या आ गया, 6d। अब a9 की वैल्यू क्या है, -8, और a3 की वैल्यू क्या है, -4, तो ये क्या आ गया, 6d, -12 इज इक्वल टू 6d, तो d की वैल्यू क्या आ गई, -2, d की वैल्यू -2 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इजी रहेगा, ठीक है, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू ले जाके पुट कर दो। वी नो दैट a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d और a3 इज इक्वल टू 4, a1 का हमें पता नहीं है, +2 इंटू -2, यहां से मिल गया आपको। अब इसको आप क्या कर सकते हो, ये 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू a1 -4, तो a1 क्या आ जाएगा, 8, a1 की वैल्यू निकल गई। अब आपसे कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा, तो लेट अस सपोज an इसका 0 है, तो हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू, तो सर चलिए निकाल देते हैं। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा सर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे सर, an की वैल्यू क्या है, 0, कोई टर्म 0 है, हमें बताना है वो कौन सा टर्म है। a1 की वैल्यू क्या है बेटा, 8 है, प्लस n माइनस 1 है, और इसकी वैल्यू क्या है, -2 है डी की, 8 को इधर लेके आओ, -8 इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ का माइनस हम यहाँ लेके चले आए, ये जो माइनस यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, क्योंकि अगर किसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो पूरा नंबर निगेटिव हो जाता है, तो माइनस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो कोई मतलब नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, कैंसिल करो, 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, n क्या हो गया, 4 प्लस 1 5, यानी कि a5 क्या होगा, 0 होगा, जो पांचवा टर्म होगा इस सीरीज का वो 0 होगा, ठीक है सर। तो चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10th टर्म बाई 7, मतलब कि A17 जो है उसमें से आप A10 घटाओगे तो वो क्या आएगा, 7, ठीक है, यही आपको कह रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, उसी को हमने इस साइड ले दिया, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, A17 की वैल्यू रख दो, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7, A से A कैंसिल, 7D से 7 आ गया, D इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो ये तो हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 है, बात खत्म सर। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये आपका रहा अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये थोड़ी अच्छी सवाल है, सवाल अच्छी क्या है मतलब आप लोग के लेवल पे थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को हो सकता है सोचने में, बाकी ऐसा कुछ है नहीं सवाल में। तो देखिए सवाल में क्या दिया है बेटा, ए दिया हुआ है, A1 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और कह रहा है कि ये एपी है, ये एपी है तो डिफरेंस निकाल लो किसी भी दो टर्म का, 27 माइनस 15 12, डी क्या आ गया बेटा, 12 है इसका कॉमन डिफरेंस, निकाल के देख लो, 15 में से 3 घटाओगे 12 आएगा, 27 में से 15 घटाओगे 12 आएगा, 39 में से 27 घटाओगे 12 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस दे दिया है। तो कह रहा है इसमें कि कौन सा टर्म होगा
सपोज करो an कह रहा है कि an जो है A54 से कितना ज्यादा होगा, 132। ठीक है, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं सर, चलते हैं। अब बताओ बेटा, an माइनस A54 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 132। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस A54 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 54 माइनस 1 मतलब 53d इज इक्वल टू 132। अब चलिए सर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके, माइनस a माइनस 53d इज इक्वल टू 132। a से बेटा a कैंसिल हो गया, d की वैल्यू क्या है बेटा, 12 है। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, n माइनस 1 इंटू डी, तो d की जगह पे 12 पुट कर दिया, और यहां से क्या आ गया, 53 इंटू 12, और ये क्या हो गया, 132। यहां से कोई दिक्कत, चलो बेटा आगे चलते हैं। यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12n माइनस 12, और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू 132। ठीक है बेटा, तो 12n क्या हो गया, 12n ये हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, यहां से आपको जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 648 इज इक्वल टू 132। तो 12n की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 132 प्लस 648। समझ में आया। अब इसको आप सम करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको, 12n इज इक्वल टू 780। 12n इज इक्वल टू 780। अब यहां से आप निकालने की कोशिश करोगे तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, n इज इक्वल टू 65। A65 is equal to A54 plus 132। यही आपसे कहना चाह रहा था वो। चलिए सर अगली सवाल देख लेते हैं। देखिए सर कह रहा है कि दो एपी हैं सर, ठीक है, एंड दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि दो अलग अलग एपी हैं लेकिन उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो उनके 100th टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो उनके डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, बेटा ये तो सेम है। देखो मान लो दो सीरीज हैं, ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं ए। ठीक है, इसके लिए ए मैं बोलता हूं, ठीक है, ए एन, इसका जनरल टर्म ए एन होता है। एपी सेकेंड, इसके लिए मैं जनरल टर्म को नाम देता हूं बी एन। ठीक है, तब बताओ बेटा ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन को हम लिख सकते हैं A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको क्या लिख सकते हैं, B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं। कह रहा है सर दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो सर पहले इसका 100 टर्म निकाल लो। A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D। डी दोनों में सेम क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और B100 क्या हो जाएगा बेटा, B100 हो जाएगा B1 प्लस 99D। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो तो क्या मिलेगा, A100 माइनस B100 इज इक्वल टू A1 माइनस B1। मतलब कि आप देख रहे हो कि दोनों सीरीज के जो भी टर्म है उनके बीच में सिर्फ उनका जो डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, उनके फर्स्ट टर्म पे, A1 और B1 के डिफरेंस पे, जो कि 100 है, जो कि 100 है। तो इसमें कहीं डी का यूज हो ही नहीं रहा है,
तो आप चाहे 100 रखो, चाहे 200 रखो, चाहे 1000 रखो, चाहे लाख रखो, उनकी वैल्यू 100 ही आएगी। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। इससे क्या निकल के आया बेटा कि a1 माइनस बी वन इज इक्वल टू 100, ठीक है। यहां से क्या निकल के आया, a1 माइनस बी वन इज इक्वल टू 100। सवाल अगर आप समझते तो यहीं खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैं आगे कर रहा हूं। अब देखो बेटा, a1000 के लिए क्या हो जाएगा, a1000 के लिए हो जाएगा a1 प्लस 999d। इसको इक्वेशन हम थर्ड का नाम दे रहे हैं। इसके बाद b1000 क्या हो जाएगा, हो जाएगा b1 प्लस 999d। ये आया फोर्थ क्वेश्चन, इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, आई एम सॉरी। अब आप क्या करो, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4 कर दो, तो क्या आ जाएगा, a1000 माइनस b1000 इज इक्वल टू a1 माइनस b1। और ये तो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, तो ये मिल के आ गया। और आपको क्या पता है, a1 माइनस b1 अभी आप पहली कंडीशन से क्या निकाले हो कि उसकी वैल्यू क्या होती है सर, 100 होती है। ये समझ में आया आपको। तो ये देखिए बेटा, यहां से आपने निकाला था a1 माइनस बी वन इज इक्वल टू 100। मैंने पहले ही बोला था आपसे कि जब डिफरेंस में कहीं d का मतलब ही नहीं है, तो आप चाहे लाख टर्म का निकालो डिफरेंस, वो सेम ही आना है। तो देखो 1000 टर्म्स के लिए भी क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट नंबर आपको पता है कहां शुरू होता है, 100, और कहां खत्म होता है, 999। तो आपको ये भी पता है 7 से डिवीजन कब होता है। तो आप सिंपल सा एक काम करो, एक टर्म उठा लो, पहला 100 के बाद का पहला टर्म जो आपको 7 से डिवीजन देता हो, ठीक है। तो बेटा पहला टर्म क्या हो जाएगा, 105, जो 7 से डिवाइड होता है, पहला टर्म है ये ऐसा पहला टर्म है जो 7 से डिवाइड होता है। 100 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, फिर 104 नहीं होगा, 105 होगा। इसके बाद जो अगला टर्म आएगा वो क्या आएगा, इसमें 7 ऐड करते जाओ, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अगर ये डिवाइड होगा तो +7 भी डिवाइड होगा, फिर 119, ऐसे ऐसे करते जाओगे बेटा आप। तो लास्ट टर्म बेटा आप कहां पे जाओगे, देखो 999 तो डिवाइड होने से रहा, 999 नहीं होगा डिवाइड, तो क्या डिवाइड होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट नंबर होगा जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, 994। अब आप कहोगे सर ये आपने ऑब्टेन कैसे कर लिया 105 एंड 994। तो देखो बेटा, आप 100 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 100 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आप क्या लोगे, 1 टाइम 7, तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 30। तो आप क्या करोगे, आप रखोगे 28, तो क्या रिमेनिंग बचा, 2। अब ये 2 वो नंबर है जो आप 100 में से घटा दोगे, 100 में से घटा दोगे तो जो नंबर बनेगा वो 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन ये तो 2 डिजिट नंबर है ही नहीं, तो इसमें हम, अरे 3 डिजिट नंबर तो है ही नहीं, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा 105। और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 999। इसको जब आप करोगे, सोचो कि मतलब आप इसको डिवाइड कर रहे हो, यहाँ जाएगा 7 1 टाइम, यहाँ से क्या मिला 2, यहाँ से क्या मिला 9 आ गया, फिर आपने लिया 4, यहाँ से आ गया 28, यहाँ से आपने लिया 19, इसके बाद आपने 2 टाइम्स किया 14, तो क्या आ गया 5। तो मतलब इस नंबर में से अगर आप 5 घटा दोगे, जैसे इस नंबर को डिवाइड करने पे 5 रिमेनिंग बच रहा है, तो 5 नंबर अगर इसमें से कम हो जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर क्या बनेगा 994, जो 7 से डिविजिबल होगा और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब बेटा आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है। तो कुछ नहीं, आपके पास a1 क्या दिया हुआ है बेटा, 105, आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 7, आपके पास an क्या दिया हुआ है, 994, और आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू। आई होप अब इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको आ रहा होगा, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू बेटा
994। A1 की वैल्यू बेटा 105 प्लस n की वैल्यू निकालनी है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया। अब सबसे पहले आप 994 में से 105 सब्सट्रैक्ट कर लो। जब आप 994 में से 105 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको आएगा 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है सर, यहां से आपको ये मिलेगा। और जब आप इसका डिवीजन करोगे बेटा तो ये आपको देगा 127। डिवीजन करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n माइनस 1 की वैल्यू 127 है तो n की वैल्यू 128 हो जाएगी। ये 1 इधर चला आएगा प्लस, तो ये आ गया आपका आंसर। मतलब टोटल 100 से लेके 999 के बीच में 128 ऐसे नंबर्स होते हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है बेटा, अब चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 100 एंड 250। मतलब 4 के मल्टीपल निकाल रहे हैं, कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको सेम लॉजिक अपनाना है। डॉट 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 250। तो पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होता है ये तो आप आराम से निकाल लोगे, 12 होता है पहला नंबर। ठीक है, और 250 नहीं होता तो इधर भी आप चाहो तो वही पिछला वाला लॉजिक अपना सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि यहाँ से आप क्या करोगे, 24 करोगे 10 आएगा, 2 टाइम्स ले जाओगे 8 आएगा, मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इस नंबर में से 2 माइनस कर दो तो नंबर क्या मिलेगा 248। ठीक है, और 4 के मल्टीपल है तो सीरीज कैसे बनेगी 12 16 20 डॉट 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 244 डॉट 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 248। यही बना। अब आपको निकालना है, फिर कुछ नहीं करना है बेटा। A1 की वैल्यू 12, इसके बाद आपको D की वैल्यू 4, आपको AN की वैल्यू 248, आपको निकालनी है किसकी वैल्यू n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास फिर से फॉर्मूला है nth टर्म का an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू बेटा क्या है 248 माइनस सॉरी इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको इधर लेते आओ, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बनेगा 236। 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 से डिवीजन कर दो, 4 से डिवीजन कर दोगे तो क्या बनेगा 5, यहां से जाएगा तो 5 आएगा, 20 इसके बाद 59। ठीक है, 59 आ गया उसका आंसर। तो 59 किसकी वैल्यू है बेटा n माइनस 1 की वैल्यू है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 59 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 60। तो देयर विल बी टोटल 60 टर्म्स बिटवीन 10 एंड 250 which are divided by 4, or you can say they are multiples of 4 lying between 10 and 250। ठीक है सर, आइए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसमें कुछ है बढ़िया। कह रहा है सर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap आर इक्वल। कह रहा है सर n की किस वैल्यू के लिए दो ap दी हुई हैं, इनके जो टर्म्स हैं nth टर्म वो इक्वल हो जाएंगे। तो पहले ap लिख लेते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1। इसके लिए हम क्या करेंगे 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। इसका A1 क्या आ गया बेटा 63, और ये AP है तो कोई भी दो टर्म का डिफरेंस उठा लो, 65 माइनस 63 2, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। ठीक है, और आपको AN फाइंड आउट करना है, बेसिकली आपको N फाइंड आउट करना है। AN तो आपको दिया नहीं है पर अभी मैं बता रहा हूँ। और AP2 के लिए क्या है बेटा AP2 के लिए क्या है A1 इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू बेटा इसमें 7 होगा, 10 माइनस 3 7, 17 माइनस 10 7, और यहाँ BN आ गया, BN भी हमको नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि AN इज इक्वल टू BN। तो इस सिनेरियो में जबकि nth टर्म दोनों का इक्वल हो जाए तो हमें बताना है n की वैल्यू क्या है। तो ठीक है सर, हम दोनों के लिए n टर्म्स का फॉर्मूला रख देते हैं। AN के लिए क्या होगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू, इसको D1 लिख दो बेटा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, और यहाँ पे भी B1 रहेगा, ये दूसरी सीरीज है को B1 का नाम दिया। ठीक है, इसमें A लिया इसमें B लिया, ठीक है, इंटू D1 इज इक्वल टू B1
प्लस n-1 d2। अब वैल्यू रख दो, a1 की वैल्यू क्या है 63 प्लस n-1 इंटू d1 क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है बेटा 3 प्लस n-1 इंटू क्या है 7। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप जो जो नंबर दिख रहा है आप उसको सॉल्व कर लो। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ओके, तो यहां से क्या आ गया 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड कर दो और जितने भी वेरिएबल है उनको एक साइड कर दो। तो यहाँ 7n है, यहाँ 2n है, तो इसको आप इधर लेते जाओ और -4 को आप इधर लेते जाओ, वो प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलके बन जाएगा बेटा 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो 65 क्या आ गया 5n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 13, यानी कि 13th टर्म के लिए, फॉर 13th टर्म the nth term of the two APs, this and this will be equal। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है सर, कह रहा है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। बहुत ही वैसा ही क्वेश्चन बेटा, जितने क्वेश्चन कर रहे हो सब एक जैसे हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो करते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है सर whose third term is 16। ओके सर, a3 is equal to 16, कोई दिक्कत नहीं है सर। और क्या बता रहा है, कह रहा है कि 7 टर्म यानी कि a7 exceeds the fifth term by 12, that is कि a7 is equal to a5 plus 12। कोई दिक्कत अभी तक होनी तो नहीं चाहिए सर। अब चलो a7 minus a5 is equal to 12, ये हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो a7 की वैल्यू क्या होगी a plus 6d, a1 plus 6d कर लो, नहीं तो फिर कोई कमेंट करेगा सर a1 होता है। a1 plus 4d इज इक्वल टू 12, यहां से आ गया। अब सीधा सीधा है बेटा, a1 plus 6d माइनस a1 माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो यहां से आ गया a1 से a1 कैंसिल, 2d is equal to 12, so we have d is equal to 6। when we have d is equal to 6, we also have a3 is equal to 16। तो a3 क्या होता है a1 plus 2d ना, 2d की वैल्यू क्या है 12 है, a3 is equal to a1 plus 12 और a3 की वैल्यू क्या है 16, 16 is equal to a1 plus 12, यानी कि क्या आ गया a1 की वैल्यू आ गई 4, 16 माइनस 12। तो अब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है तो आप निकाल लो। 4 अगला टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि 4 प्लस 6 10, तीसरा टर्म आपको दिया हुआ है 16, चौथा टर्म हो जाएगा 22, पांचवा टर्म हो जाएगा 28, छठा टर्म हो जाएगा 34 और सातवां टर्म हो जाएगा 40। अब इसमें आप देख लो, तीसरा टर्म 16 है और जो पांचवा टर्म है वो सातवें टर्म से 12 कम है, या सातवां टर्म पांचवें टर्म से 12 अधिक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप सब लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, क्योंकि इससे चैनल की ग्रोथ होती है, और चैनल की ग्रोथ होगी तो चैनल ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा। और प्लीज आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत यार, ट्यूशन में फीस देते हो, यहाँ तो तुम्हें सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।